नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आज जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पे हमारे विषय इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड डिजाइन में एक नई वीडियो में ट्रांसफार्मर डिजाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर कोर लिम के क्रॉस सेक्शन की डिजाइन को समझते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल एक्साइटेशन देते हैं तो वो अपने कोर लिम क्रॉस सेक्शन एरिया में एक वर्किंग टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल फ्लक्स बना लेता है। इसी साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि हमारी वाइंडिंग्स जो किसी वोल्टेज के लिए हम बना रहे हैं उसमें कितने टर्न्स इस्तेमाल होंगे। कोर में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि कोर में हम क्या फ्लक्स डेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और कोर का नेट क्रॉस सेक्शन आयरन एरिया कितना है। किसी आयरन कोर में फ्लक्स डेंसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं और एक ट्रांसफार्मर की कोर में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कोर के मटेरियल और ट्रांसफार्मर की कूलिंग में जो अरेंजमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि लॉसेज और हीट डेसिपेशन के इक्विलिब्रियम से ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या बनना है। अगर टाइप ऑफ कूलिंग और मटेरियल के हिसाब से स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग तय हो गई है, फिक्स है, तो हम कोर में फ्लक्स की अमाउंट के हिसाब से नेट क्रॉस सेक्शन एरिया को एक इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर बनाकर सारे ट्रांसफार्मर की डिजाइन को कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि ट्रांसफार्मर के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन का कोर में वर्किंग फ्लक्स के साथ और उससे कोर के नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है। एक ट्रांसफार्मर की आउटपुट वीए रेटिंग पर फेज अगर कैपिटल क्यू हो तो कैपिटल क्यू का रिलेशन रेटेड वोल्टेज फुल लोड करंट के साथ ये न्यूमेरिक रिलेशन हो जाएगा। अगर वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स टी हो तो पर टर्न ईएमएफ ईटी के साथ हमारा रिलेशन पर फेज केवीए रेटिंग पावर का ये बन जाता है, जहां ईटी ईएमएफ पर टर्न है और आईटी फुल लोड करंट पे ट्रांसफार्मर की एमएमएफ मैग्नीट्यूड हो गई है। अर्थात एक ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग को पर टर्न ईएमएफ बढ़ाकर या वर्किंग एमएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ईएमएफ पर टर्न का रिलेशन 4.44 एफ बीएम एआई हो गया है, जहां एफ अल्टरनेटिंग सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, बीएम कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है और एआई कोर का नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर रेटिंग बढ़ाने के लिए हम ईएमएफ पर टर्न भी बढ़ा सकते हैं और फुल लोड एमएमएफ भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम केवल ईएमएफ पर टर्न बढ़ाकर ट्रांसफार्मर की आउटपुट रेटिंग बढ़ाना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि ईएमएफ पर टर्न बढ़ाने के लिए हमें कोर में नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोर मटेरियल और कूलिंग के हिसाब से बीएम और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो एआई बढ़ाने से ईटी बढ़ाकर हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम एआई बढ़ाएंगे तो हमें आयरन का ज्यादा वॉल्यूम लगाना होगा और उससे हमारी कॉस्ट और वेट ट्रांसफार्मर की इंक्रीज होगी। अगर हम केवल आईटी बढ़ाकर फुल लोड एमएमएफ बढ़ाकर ट्रांसफार्मर की आउटपुट रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो हमें करंट बढ़ाने के लिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ाना होगा या टर्न्स बढ़ाने के लिए हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो आईटी है वो हमारे कॉपर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और हमें कॉपर या कंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करके हम रेटिंग बढ़ा सकते हैं। हम चाहें तो ईटी और आईटी दोनों में इंक्रीमेंट करके आयरन में भी कॉस्ट इंक्रीज करके और कॉपर का भी वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करके हम आउटपुट रेटिंग बढ़ा सकते हैं। देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर डिजाइन पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए ईटी और आईटी का कोई एक रेशो सबसे बेहतर रिजल्ट्स देता है। अगर किसी एक पावर रेटिंग के लिए ईटी और आईटी का कोई एक फिक्स रेशो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो डिजाइन के अनुसार वही रेशो किसी दूसरी पावर रेटिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स देगा। तो अगर किसी एक डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कंस्ट्रेन के साथ आईटी फुल लोड एमएमएफ और ईएमएफ पर टर्न के लिए रेशो आर कांस्टेंट हो तो हम आईटी की जगह आर ईटी लिख सकते हैं, और जब हम यहाँ आर ईटी लिखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी पर फेज केवीए रेटिंग का रिलेशन ईएमएफ पर टर्न के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। हमने पाया कि ट्रांसफार्मर में रेटेड आउटपुट वीए ईएमएफ पर टर्न और फुल लोड एमएमएफ का प्रोडक्ट है और फुल लोड एमएमएफ को ईटी के प्रोपोर्शनल रखते हैं, तो जो आउटपुट पावर रेटिंग है वो ईएमएफ पर टर्न के स्क्वायर रिलेशन में आ गई है। या हम कह सकते हैं कि ईएमएफ पर टर्न है वो अगर ये मल्टीफेज ट्रांसफार्मर का टोटल अपरेंट वीए आउटपुट है और एन नंबर ऑफ फेजेज है। अगर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर केवीए में 100 हो तो यहाँ एन 3 रख के और इस रूट में 100/3 रख के और के कोई कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करके हम ईएमएफ पर टर्न निकाल सकते हैं। पुरानी डिजाइन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से हमें किसी ऑप्टिमम डिजाइन के लिए ट्रांसफार्मर में इस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी ये मालूम है। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर की पर फेज रेटेड केवीए मालूम
मालूम हो तो हम उसमें ईएमएफ पर टन क्या रहेगा वो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर डिजाइन में इस कांस्टेंट के की वैल्यू बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर की टाइप कौन सी है, वो कोर टाइप है या शेल टाइप है। अक्सर शेल टाइप के लिए के की वैल्यू ज्यादा रखते हैं और कोर टाइप के लिए के की वैल्यू कम रखी जाती है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर की सर्विस कंडीशंस क्या है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज हो रहा है जहां ट्रांसफार्मर को किसी एक समय में पीक लोड के लिए डिजाइन किया हुआ है, लेकिन उस पर अक्सर जो लोड है वो 50% से भी कम रहता है और फुल डे एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम के की वैल्यू कम रखते हैं और कुछ ट्रांसफार्मर हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो मेन ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करते हैं, जो फुल टाइम ऑलमोस्ट फुल लोड पे काम करते हैं। अगर उन पे लोड कम होता है तो पावर ट्रांसफार्मर क्योंकि पैरेलल में एक से ज्यादा सिस्टम में ऑपरेट हो रहे हैं तो कुछ ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई से डी एनर्जाइज कर लेते हैं ताकि उनमें आयरन लॉसेस भी ना हो। ऐसे ट्रांसफार्मर में हम के की वैल्यू ज्यादा रखते हैं। के की वैल्यू ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कोर और कंडक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आयरन मटेरियल की कॉस्ट कम आ रही है तो हमें डिजाइन में आयरन ज्यादा लगाने के लिए के की वैल्यू ज्यादा ले लेनी चाहिए, और अगर मान लो हमारे कंडक्टर की कॉस्ट कम आ रही है तो हमें आईटी बढ़ानी चाहिए और के की वैल्यू कम कर लेनी चाहिए। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारी लेबर चार्जेस क्या है। अगर हमारी कोर स्टैक करने वाली लेबर सस्ती है तो हम कोर को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, के की वैल्यू ज्यादा ले सकते हैं, और अगर कंडक्टर और वाइंडिंग करने वाली लेबर कम कॉस्ट की होती है तो हम कंडक्टर अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। के की वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि हमारा जो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर है वो क्या है। हमें लोवेस्ट कॉस्ट के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है या हमें हाईएस्ट एफिशिएंसी के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है, या फिर हमें यूटिलिटी एंड पे लाइफ टाइम कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है, या ट्रांसफार्मर का फिजिकल वेट कम करने के लिए डिजाइन करना है। इन डिजाइन पैरामीटर पे भी हमारी के की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हम एक 3 फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो के की वैल्यू को 0.45 से 0.5 के बीच में रखा जा सकता है। यही के की वैल्यू 3 फेज कोर टाइप पावर ट्रांसफार्मर के लिए थोड़ी ज्यादा 0.6 से 0.65 हो गई है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए ये वैल्यू काफी ज्यादा 1.2 से 1.3 हो गई है। इसी तरह से सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए भी ये वैल्यू 1 और 1.1 के बीच में है, जबकि सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए ये वैल्यू 0.75 से 0.8 के बीच में रखी जाती है। तो एक बार अगर हमें टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मालूम है, उससे के की वैल्यू रख देते हैं तो हमें किसी अपरेंट केवीए कैपेसिटी एस के लिए ट्रांसफार्मर में ईटी कितना होगा ये ज्ञात हो जाएगा, और एक बार अगर ईएमएफ पर टन ज्ञात हो गया तो हमें मैग्नेटिक फ्रेम की डिजाइन करना आ जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में ईएमएफ पर टन 4.44 FBM-AI होता है। इस रिलेशन से हम कोर के क्रॉस सेक्शन में नेट आयरन एरिया AI को निकाल सकते हैं, जहां F सप्लाई की अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी है और BM कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, जिसे हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग भी कहते हैं, जो टाइप ऑफ कोर मटेरियल और टाइप ऑफ कूलिंग पर डिपेंड करेगी। जब हमारे ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग बहुत ज्यादा कम हो, जैसे वो फ्रैक्शन ऑफ केवीए हो, कुछ VA मात्र हो 100 या 200, तो ऐसी स्थिति में ईटी का मान काफी कम होता है, तो AI भी बहुत छोटी होती है। और ऐसे बहुत छोटे पावर रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी कोर को हम रेक्टेंगल या स्क्वायर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि एक रेक्टेंगल कोर में वाइंडिंग को प्लेस करना थोड़ा कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन जो मीन टर्न लेंथ है वो रेक्टेंगल में ज्यादा आएगी और स्क्वायर में कम आएगी। जैसे अगर एक 10 स्क्वायर mm क्रॉस सेक्शन की अगर हम कोर लेते हैं और वो कोर अगर स्क्वायर सेक्शन में है तो उसकी जो पेरिफेरी है वो 10 स्क्वायर के रूट से हमारे पास साइड की डायमेंशन आ गई है 3.16 सेंटीमीटर, और चारों साइड की जो पेरीमीटर है वो आ गई है 12.64 सेंटीमीटर। अगर यही 10 स्क्वायर mm एरिया हम 5/2 साइड से रेक्टेंगल बनाते तो हमारी जो पेरिफेरी है वो 12.64 की बजाय 14 सेंटीमीटर होती, जो रफली 20% ज्यादा होती। तो हमारे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम कोर के ऊपर वाइंडिंग को जब वाउंड करते हैं तो पाते हैं, हम लोग अभी समझेंगे भी, कि वाइंडिंग का अगर सेक्शन सर्कुलर हो तो वो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ज्यादा ड्यूरेबल रहेगी। तो हम लोग रेक्टेंगल कोर के ऊपर स्पेसिंग और फिलिंग्स को भर के इसकी शेप को नियरली सर्कुलर बना के इसके ऊपर एक सर्कुलर इंसुलेटिंग ट्यूब लगा देते हैं और फिर वाइंडिंग करते हैं, ताकि वाइंडिंग पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस कम
कम आए, यदि उसी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया की आयरन कोर को स्क्वायर की बजाय सर्कुलर लेते हैं तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आयरन एरिया के लिए सर्किल की डायमीटर 3.56 सेंटीमीटर आ जाती और हमारे सर्किल की सरकमफेरेंस 11.2 सेंटीमीटर, एक टर्न की लेंथ आ जाती, जो स्क्वायर सेक्शन में 3.16 सेंटीमीटर साइड के साथ पेरीमीटर 12.64 सेंटीमीटर की कंपैरिजन में रफली 10% कम है। तो हम पा रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के बजाय सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कोर का ले लेते हैं तो हम पाते हैं कि हमें मीन टर्न की लेंथ भी कम होगी, जो हमारी सर्कुलर वाइंडिंग है उस पर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी कम आएगी। लेकिन सर्कुलर सेक्शन बनाना लेमिनेटेड कोर के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें अलग अलग इनफाइनाइट वेरिएशंस की कोर को यहां स्टैक करके और एग्जैक्ट सर्कुलर शेप बनाई जा सकती है। प्रैक्टिकली हम नंबर ऑफ स्टेप्स को एक लिमिट में रखते हैं और बीच में सबसे बड़ी स्टैंपिंग की साइज लेके और किनारों पे छोटे साइजेस की स्टेप्स बनाकर हम यहां फिलिंग मटेरियल भर के और सर्कुलर शेप बना के सर्कुलर कॉइल्स करते हैं। जब हम मीडियम और लार्ज साइज के ट्रांसफॉर्मर में मल्टी स्टेप्ड कोर इस्तेमाल करते हैं तो हम यहां कोर के एरिया में आयरन के स्पेस को बेटर यूटिलाइज कर लेते हैं। जब हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कोर के ऊपर स्क्वायर या रेक्टेंगल कॉइल्स बनाते हैं तो रेक्टेंगल कॉइल को लेआउट करना स्क्वायर के कंपैरिजन में आसान हो सकता है, लेकिन दोनों में ये जो रेडियल फोर्सेज लग रहे हैं वो कॉइल को डिफॉर्म करके सर्कुलर बनाने की कोशिश करते हैं। और किनारों पर ये जो शार्प एजेस बन रही हैं, तीखे किनारे बन रहे हैं, इन पे इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस ज्यादा होने से वाइंडिंग के इंसुलेशन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंटरटर्न फॉल्ट्स भी जनरेट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की लाइफ कम हो जाएगी। अगर इन्हीं सर्कुलर और रेक्टेंगल कोर सेक्शंस के ऊपर हम यहाँ फिलिंग मटेरियल भर के सर्कुलर कॉइल्स बना देते हैं तो कॉइल्स पर लगने वाले रेडियल फोर्सेस कॉइल को डिफॉर्म नहीं करेंगे, कहीं भी शार्प तीखे किनारे नहीं होने से इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस ज्यादा नहीं होगी, तो वाइंडिंग की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर हम कोर के सेक्शन को भी मल्टी स्टेप्स लेके बीच में स्टेप साइज बड़े और बाद में छोटे साइज किनारों पर लेकर सर्कुलर नियरली सर्कुलर शेप बना देते हैं, इस बीच के कोर स्पेस को फिलिंग की बजाय आयरन यूज करके ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम प्रिफरेबली कोर के सेक्शन को सर्कुलर लेते हैं और उसके ऊपर सर्कुलर कॉइल्स इस तरह की वाउंड करते हैं। कोर के ऊपर पहले एलवी वाइंडिंग वाउंड करते हैं जिसमें टर्न्स कम होते हैं लेकिन क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, और बाद में एचवी वाइंडिंग वाउंड करते हैं ताकि हमारी इंसुलेशन की कॉस्ट तो कम हो जाए और इंसुलेशन की लाइफ ज्यादा हो जाए। जब हम एक ही डायमेंशन की लेमिनेशन से स्क्वायर या रेक्टेंगल कोर का सेक्शन बनाते हैं तो सर्कुलर कॉइल के लिए साइड के बहुत सारे स्पेस में हमें काफी ज्यादा फिलिंग मटेरियल बनाकर एक सर्कुलर शेप देनी होती है। इस घेरे की जो डायमीटर है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर जो इंसुलेटिंग ट्यूब के तौर पे हम यूज करते हैं, उसकी डायमीटर बढ़ जाती है। अगर यही कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम एक डायमेंशन की लेमिनेशन ना लेके और स्टेप्ड लेमिनेशन लेते हैं, बीच में सबसे बड़ी डायमेंशन की लेमिनेशंस लगाते हैं और किनारों पे डायमेंशंस को छोटी करके लगाते जाते हैं, तो हमें ये जो फिलिंग स्पेस है उसका एरिया कम हो जाएगा। और सेम नेट आयरन एरिया के लिए ऐसी मल्टी स्टेप कोर के साथ हमें साइड में फिलिंग का स्पेस कम भरना होगा और सेम नेट आयरन एरिया के लिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर कम होने से हमें मीन टर्न की लेंथ छोटी लगेगी। इससे हमारी वाइंडिंग में कॉपर की कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉपर के लॉसेस भी कम हो जाएंगे। जितने ज्यादा हम स्टेप्स के नंबर्स लेंगे सेम आयरन एरिया के लिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर कम होती चली जाएगी। एक लिमिट से ज्यादा लेमिनेशंस की स्टेप्स लेने पर हमें अलग अलग डायमेंशंस की लेमिनेशंस को शेयर करना पड़ेगा मशीन से और फिर उन्हें असेंबल करने में लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो अक्सर हम लोग ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग के हिसाब से जो कोर की लिम की नेट आयरन एरिया रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्टेप्स के साइज लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से एक कांस्टेंट के कैलकुलेट होता है और उस के की वैल्यू से किसी भी गिवन नेट आयरन एरिया के लिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर डी क्या होगी उसका एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ के का मान ऑप्टिमम कंडीशन पे जब हम स्क्वायर कॉइल लेते हैं तो 0.45 है, क्रूसीफॉर्म या 2 स्टेप की कोर के लिए 0.56 है, 3 स्टेप के लिए 0.6 है और 4 स्टेप्स के लिए ये 0.62 है। अब आप देखिए कि 4 से आगे हम जब स्टेप्स के साइज बढ़ाते हैं तो इस के की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट या इंप्रूवमेंट होता है और उससे जो डी की वैल्यू में हमें
हमें एडवांटेज डिक्रीज मिलती है वो रिलेटिवली कम होती जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमें 4-5 स्क्वायर सेंटीमीटर नेट आयरन एरिया की कोर बनानी है और हमने स्क्वायर कोर बनाई है जिसके लिए K 0.45 है, जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है उसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर आएगी। अगर इसी कोर को हम 4 स्टेप बना लेते हैं और अलग अलग 4 A B C D डायमेंशंस की कोर को स्टैक करके और ऑप्टिमम डिजाइन करते हैं ताकि ये फीलिंग स्पेस मिनिमम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो K कांस्टेंट है वो 0.62 हो जाएगा और हमारी जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर है इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्शन की बजाय घटकर 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में हमारा जो कॉपर कंडक्टर कॉस्ट है वो 15% के अराउंड कम हो जाएगा। और न केवल कॉपर की कॉस्ट कम होगी, हमारे कॉपर लॉसेज भी इसी प्रोपोर्शनल में कम हो जाएंगे। तो डिजाइन में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। थोड़ी सी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ी सी हमारी लेमिनेशंस अलग अलग साइज की रखने की इन्वेंट्री बढ़ेगी, लेकिन डिजाइन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर का अगर केवीए रेटिंग ज्यादा है, हमारा आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया की डिमांड ज्यादा है, तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा लेंगे ताकि हम फिलिंग के स्पेस को कम करके और आयरन एरिया को ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। मल्टी स्टेप्ड कोर के लिए अलग अलग स्टेप साइज के लिए जो हमें सर्कमस्क्राइबिंग डायमीटर के साथ जो लेमिनेशंस की डायमेंशंस लेनी है उसके रिलेशनशिप यहाँ टेबल में हमने शो कर रखे हैं। जैसे अगर हम स्क्वायर कोर लेते हैं तो हमारा जो K कांस्टेंट है वो तो सिर्फ 0.45 आएगा, लेकिन जो स्क्वायर डायमेंशंस लेंगे वो इस तरह की होगी। ये जो हमारी पीली हाईलाइट में हमने एक 3 स्टेप कोर में दिखाया है जिसमें डायमीटर की 70.71% हमारी ये लेमिनेशंस होंगी और एक ही डायमेंशन की लेमिनेशन से हम स्क्वायर कोर बना सकते हैं। अगर हमें डायमीटर सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की घटानी है तो हम स्क्वायर कोर के बजाय क्रूसीफॉर्म कोर ले लेंगे और क्रूसीफॉर्म कोर लेंगे तो हमारा जो K कांस्टेंट है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा, वो 0.45 से 0.56 हो जाएगा। और जो हम बड़ी लेमिनेशंस लेंगे उसकी साइज हमारी डायमीटर की 85% होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 53% होगी और जो छोटी डायमेंशन लेंगे उसकी लेंथ तो 53% होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई 85 में से 53 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ साइड दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से जब हम स्क्वायर के बजाय 2 स्टेप क्रूसीफॉर्म कोर बनाते हैं तो आप देखिए ये फिलिंग स्पेस कम हो गया है और हमारा K कांस्टेंट बढ़ने से सेम नेट आयरन एरिया के लिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर कम हो गई है, तो उससे हमारी कॉपर की सेविंग हो जाएगी। अगर हम इस सेविंग को और इंप्रूव करना चाहते हैं और अगर हमारे ट्रांसफॉर्मर का फिजिकल साइज 2 kVA से बड़ा है तो हमें ये लाभकारी भी होगा, लेबर की कॉस्ट कम बढ़ेगी और कॉपर में सेविंग ज्यादा मिलेगी और हम एक 3 स्टेप कोर यूज कर सकते हैं। और एक 3 स्टेप कोर में जो सबसे बड़ी डायमेंशंस है वो 90% है सर्कमस्क्राइबिंग डायमीटर के और इसकी चौड़ाई है वो 42% है और जो सेकंड साइड है उसकी लेंथ 70% है और वो दोनों तरफ आधी आधी डिवाइड होने के बाद जो टोटल विड्थ बनाएगी इस 42% को ऐड करने के बाद वो भी 70.7% है। अर्थात ये जो सेक्शन है जो हम एक नीले फ्रेम से दिखा रहे हैं वो एक स्क्वायर सेक्शन बन जाएगा, दोनों तरफ डायमेंशंस डायमीटर की 70.7% है। अब हम तीसरी सबसे छोटी डायमेंशन ले सकते हैं जो 42% है सर्कमस्क्राइबिंग डायमीटर की और वो 42% डायमेंशंस अगर पूरी लेंथ में हम स्प्रेड करें तो वो 90% डायमीटर स्पेस को कवर कर लेगी। तो आप ये डिफरेंस दोनों तरफ बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से हम 3 स्टेप कोर लेते हैं तो K कांस्टेंट बढ़ने से सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर कम हो जाएगी। 4 स्टेप के लिए जो हमारी सबसे बड़ी डायमेंशंस है वो 93% हो गई है, फिर 80% और 60% दो और डायमेंशंस हो गई हैं और जो सबसे छोटी डायमेंशंस है वो 36% रह गई है। जब हम 25 kVA के आसपास साइज का ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो हम 4 स्टेप कोर प्रैक्टिकली यूज करते हैं। बड़ी रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए जब AI काफी ज्यादा हो गई है, D भी काफी ज्यादा आ रही है, तो हमें सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल में डायमीटर में थोड़ा सा भी अगर सुधार होगा, चाहे वो 0.64 से 0.65 हो या अगर हम 11 स्टेप्स पे चले जाते हैं और वो फिगर 0.66 हो जाता है तो हमें नेट सेविंग आती है। तो हम व्यवहार में एक 100 kVA ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग मैन्युफैक्चरर 5 से 12 स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मर में आप देखें यहाँ ये सबसे बड़ी साइज है और किनारों पे छोटी है और साइज स्टेप्स की बदल रही है, हम इससे भी ज्यादा स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए एक स्टूडेंट को 3 और 4 स्टेप के डिजाइन डाटा याद रख लेने चाहिए और अपने क्वेश्चंस जो डिजाइन के उन्हें करने हैं उनके आंसर देते हुए इन डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। एक 3 स्टेप कोर में जो सबसे बड़ी डायमेंशंस हैं वो 90% है सर्कमस्क्राइबिंग डायमीटर की, जो उससे छोटी है वो 70.7% है और जो सबसे छोटी है वो 42% है। इसी तरह से 4 स्टेप के
लिए सबसे बड़ी 92%, सेकंड 80%, थर्ड 60% और सबसे छोटी 36% है। यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर जिसकी की रेटिंग 250 kVA है, उसकी 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की कोर में नंबर ऑफ स्टेप्स आप देख रहे हैं वो 12 है, दिखाई हुई है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि इन दिनों हम एक और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक स्टील मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम अमोर्फस स्टील कहते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो कोर लॉसेज हैं और नो लोड करंट है उसके मैग्नीट्यूड में काफी रिडक्शन आ रहा है। लेकिन इन अमोर्फस स्टील की जो लेमिनेशंस हैं वो बड़े फिजिकल साइज में अवेलेबल नहीं है, छोटे साइजेस में ये अवेलेबल हैं। तो हम 160 kVA से छोटे साइज के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ही अमोर्फस स्टील से बना पा रहे हैं। एक इनकी लेमिनेशंस की थिकनेस काफी कम है। ऐसी स्थिति में जब हम लेमिनेशंस को स्टैक करते हैं तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आती है और स्टैकिंग फैक्टर भी 0.9 से भी कम आ जाता है, क्योंकि बीच में इंसुलेशन का स्पेस ज्यादा आएगा क्योंकि लेमिनेशंस की फिजिकल साइज छोटी है। लेकिन ये भी एक नया इंप्रूवमेंट है और आजकल के जो स्टार रेटिंग के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है वो अमोर्फस स्टील से बनाए जा रहे हैं। हमें लगता है कि आज की इस वीडियो से आप ट्रांसफॉर्मर डिजाइन की जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है, कोर लिम के क्रॉस सेक्शन और स्टेप्स के साइजेस निकालना सीख गए हैं। हम अपनी अगली वीडियो में ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशंस को समझेंगे और जानेंगे कि जो हमारा मेन फ्रेम है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, वो ट्रांसफॉर्मर की रेटेड पावर आउटपुट के साथ क्या कनेक्शन रखता है। हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन की इन वीडियो को देखकर आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो रही होगी। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।